अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज साबिक़ रियासत हैदराबाद दक्कन के मरहूम 8वें निज़ाम मुकर्रम जाह की यौम पैदाइश है। आज निज़ाम मुकर्रम जाह के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। आज के इस वीडियो में तमाम कंटेंट BBC हिंदी का इक़्तिबास है। इसी में एक आर्टिकल इसी साल 13 अप्रैल 2023 को पब्लिश किया गया था। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के एक नजूमी ने 1980 के डिकेड में हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जाह से कहा था कि आपकी मौत 86 साल की उम्र से पहले नहीं होगी। कई साल पहले जब मुकर्रम जाह के जानने वाले जर्नलिस्ट और राइटर जॉन ज़ुब्रेस्की उनसे अनातोलिया तुर्की में मिले, तब उनकी उम्र 71 यानी 71 साल थी। वो डायबिटीज़ की दवाई लेते थे और सिगरेट भी जमकर पीते थे। उन्होंने जॉन ज़ुब्रेस्की से यकीन से कहा था, जब मेरे दादा मीर उस्मान अली खान चेन स्मोकर होने के अलावा रोज़ 11 ग्राम अफीम लेते हुए 80 बरस तक जिए तो मैं तो उनसे ज़्यादा ही जीऊँगा। 2023 में जब मुकर्रम जाह का इंतकाल हुआ तब उनकी उम्र 89 साल की थी। उनकी मौत अनातोलिया के 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में ही हुई, जिसमें एक नर्स, एक बावर्ची और एक केयर टेकर उनके साथ रहा करते थे। तुर्की में उनके पड़ोसियों तक को इस बात का इल्म नहीं था कि निज़ाम मुकर्रम जाह के नाना सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद दुव्वम या अब्दुल मजीद टू थे, जिन्हें 1924 में मुल्क से बेदखल होना पड़ा था। स्विट्ज़रलैंड में पनाह लेने वाले उस्मानी खलीफा की इकलौती बेटी दुर्र शहवार से मुकर्रम जाह के वालिद प्रिंस आज़म का निकाह हुआ था। ये वही मुकर्रम जाह थे जिन्हें 1967 में हैदराबाद के 8वें और आखिरी निज़ाम के तौर पर तख्त नशीन किया गया था और उन्हें अपने दादा से विरासत में 1 दर्जन से ज़्यादा महल, मुग़ल दौर की मूर्तियाँ, सैकड़ों किलो सोने चांदी के जवाहरात, हीरे और बेशकीमती चीज़ें विरासत में मिली थी। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने अंदाज़न 4000 करोड़ रुपए की जायदाद गंवा दी थी, या दूसरे अल्फाज में कहे तो उड़ा दी थी। मुकर्रम जाह के बायोग्राफर जॉन ज़ुब्रेस्की ने द लास्ट निज़ाम राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट में लिखा है कि मुकर्रम बड़े शौक़ से वो किस्सा सुनाते थे कि उनके आबा व अजदाद पहले निज़ाम ने कैसे रात की पहरेदारों को रिश्वत देकर गोलकुंडा का किले का दरवाज़ा खुलवाया और साउथ में मुग़लों को फतह दिलवाई थी। इसके बाद ऊँटों पर भरकर सोने चांदी और हीरे जवाहरात औरंगज़ेब के दरबार में पहुंचाए गए थे। जॉन ज़ुब्रेस्की आगे लिखते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं कि जिस हैदराबाद निज़ाम की रियासत का दायरा फ्रांस जैसे मुल्क जितना बड़ा हुआ करता था, वो अब सिमट कर कुछ 100 एकड़ में महदूद हो गया है। जब मुकर्रम जाह का इंतकाल हुआ तो निज़ाम हैदराबाद की जायदाद के दर्जनों वारिसों के दरमियान अदालतों में सैकड़ों मुकदमात चल रहे थे, जिनकी समाअत आज भी जारी है। लेकिन हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की बेपनाह दौलत गंवाने को समझने के लिए तारीख़ में जानना पड़ेगा, और क्योंकि उनके दादा और 7वें निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली ने अपने बेटे प्रिंस आज़म के बजाय पोते मुकर्रम जाह को वारिस मुंतखब किया था। मीर उस्मान अली खान के बायोग्राफर DF क्राका ने फेबुलस मुग़ल में लिखा है, उस्मान अली खान ने विरासत में बेशुमार जायदाद हासिल की थी और उन्होंने किंग कोठी महल में अपना जनाना बनाया, जहां 1920 की दहाई या डिकेड में उनकी 200 बीवियां रहा करती थी, जो 1967 में यानी 7वें निज़ाम के इंतकाल के साल तक कम होकर 42 यानी 42 रह गई थी। वो बात और थी कि वो शाही कर्ज बिल्कुल नहीं करते थे और किफ़ाया शुआरों में शुमार किए जाते थे। राइटर जॉन ज़ुब्रेस्की ने द लास्ट निज़ाम राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट प्रिंसली स्टेट में लिखा है कि मेरे दादा मीर उस्मान अली खान शाम को उस महल के गार्डन में जहाँ जाते थे, उनकी सभी बीवियाँ वहाँ पहुँच जाया करती थी, जिसके कंधे पर दादा सफ़ेद रुमाल रख देते थे। उन्हें पता चल जाता था कि महल में दादा के बेडरूम में रात को 9 बजे किस रानी को मुलाकात करनी है। लेकिन इन सब के दरमियान हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली के बच्चे और पोतों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी और उनके इंतकाल के वक्त ये तादाद 100 के आसपास थी, जो 2005 में बढ़कर 500 से तजावुज़ कर चुकी थी। तकरीबन सभी ने 8वें और आखिरी निज़ाम मुकर्रम जाह के खिलाफ जायदाद में हिस्सा वाले
मुकदमे दायर कर रखे थे। बहरहाल हकीकत ये थी कि 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के दौरान हैदराबाद रियासत मुल्क की सबसे अमीर रियासत थी, जिसके बारे में खुद ब्रिटिश पीएम ने बयान दिया था। जुलाई 1948 में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बताया था कि यूएन के 52 मेंबर कंट्रीज में से 20 हैदराबाद से छोटे थे और उनमें से 16 यानी 16 की आमदनी हैदराबाद के निज़ाम की रियासत से कम थी। ये वो दौर था जब प्रिंस मुकर्रम जहाँ की वालिदा दुर्र शहवार ने अपने ससुर निज़ाम मीर उस्मान अली खान की ख्वाहिश के खिलाफ मुकर्रम को पहले दून स्कूल और फिर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भेजा था। इस दरमियान हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तान में इंज़माम हो गया, यानी हैदराबाद दक्कन रियासत हिंदुस्तान में मर्ज हो गई थी और निज़ाम हैदराबाद की मजमूई जायदाद पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई थी। उधर मुकर्रम जहाँ इंग्लैंड और यूरोप में ब्रिज कंस्ट्रक्शन आर्ट से लेकर माइन फील्ड बिछाने के तौर तरीक़े सीख रहे थे। लंदन में अपने दोस्त राशिद अली खान से उन्होंने इस दौरान कहा था कि मैं एक आज़ाद इंसान की ज़िंदगी भरपूर जी लेना चाहता हूँ, इसलिए सारे शौक़ पूरे कर रहा हूँ, चाहे वो फिल्म देखना हो या जैज़ म्यूज़िक के प्रोग्राम में शिरकत करना हो। फिर 1958 में इस्तांबुल में छुट्टी मनाते वक्त उनकी मुलाकात इसरा बिर्जन से हुई, जिनके साथ मुकर्रम जहाँ ने लंदन के कैंसिंगटन कोर्ट में चुपचाप शादी कर ली। हिस्टोरियन अनीता शाह से हुई बातचीत में उन्होंने कई साल बाद बताया था कि मेरे दादा साबिक़ निज़ाम और मेरी वालिदा इस शादी के खिलाफ थीं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। आखिरकार जब 1967 में 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान का इंतकाल हुआ, तब उस दिन के बाद से मुकर्रम जहाँ आखिरी निज़ाम के तख्त पर बैठे। उनकी मुसीबतों में सबसे बड़ा था शाही खर्च। कई सालों बाद तुर्की में जॉन ज़ुब्रेस्की को दिए गए इंटरव्यू में मुकर्रम जहाँ ने बताया था, सिर्फ मेरे दादा के स्टाफ की तादाद 14,718 थी। इसके अलावा उनकी 42 बीवियाँ और 100 औलादों के शाही खर्च उन पर थे। हैदराबाद के चौमहला पैलेस में पूरे 6,000 स्टाफ की तैनाती थी और हमारे सभी महलों में करीब 5,000 सरकश गार्ड थे। इस सब के अलावा निज़ाम की रसोई में रोज़ 2,000 लोगों का खाना पकता था और कुछ स्टाफ आसपास के कई होटलों और रेस्तोरां वगैरह में इसका बड़ा हिस्सा चुपचाप बेच दिया करते थे। मुकर्रम जहाँ ने यह भी बताया था कि निज़ाम के शाही गैरेज, जिसमें रोल्स रॉयस की भरमार थी, उनमें पेट्रोल का सालाना खर्च उस जमाने का 90,000 अमेरिकी डॉलर था। 1968 में मुकर्रम जहाँ को पहला झटका लगा जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला किया कि निज़ाम की दौलत को उनके सभी वारिसों में बराबरी से बांटा जाए। ये केस मुकर्रम जहाँ की बहन शहजादी पाशा ने दायर किया था, जिनकी उनके दादा ने शादी नहीं होने दी थी। अगले 2 सालों में उनकी अहलिया इसरा और बच्चे वापस इंग्लैंड लौट गए और हैदराबाद में अपनी जायदाद बचाने के उनके मंसूबे एक के बाद एक करके बर्बाद होते रहे। इंजीनियरिंग और मोटर मैकेनिक का शौक़ रखने वाले मुकर्रम जहाँ जब निज़ाम की ड्यूटी से फुर्सत पाते, तब अपने दादा के गैराज में खराब पड़ी 56 कारों की रिपेयरिंग में लग जाते थे। सालों बाद इंग्लैंड में उनकी पहली बीवी इसरा ने जॉन ज़ुब्रेस्की से बात करते हुए कहा था कि वो यानी मुकर्रम जहाँ या तो फौज में जाना चाहते थे या कार मैकेनिक बनना चाहते थे। उन्हें लगा था कि इस जायदाद वायदाद के काम में करीबी दोस्तों पर भरोसा करने से बात बन जाएगी, जो नहीं बनी वो इस सब के लिए बने ही नहीं है। उधर हैदराबाद में निज़ाम मुकर्रम जहाँ को यकायक हीरो और कैम्ब्रिज के अपने एक दोस्त जॉर्ज हॉपडे की याद आई, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उनसे जाकर मिले। यहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया और हैदराबाद ही नहीं, उनकी जायदाद भी उनसे दूर होती चली गई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के आसपास का नज़ारा और लोग उन्हें इतने पसंद आए कि उन्होंने यहाँ एक फार्म हाउस लेने की ठान ली। यकायक उन्हें भेड़ों के एक फार्म मर्चिसन हाउस स्टेशन का पता चला। इसी दौरान मुकर्रम जहाँ ने हेलन सिमन्स नामी ऑस्ट्रेलियाई खातून से शादी कर ली थी, जिनकी बाद में एड्स बीमारी से मौत हो गई। इस शादी से भी उन्हें 2 बच्चे थे, जिनमें से दूसरे प्रिंस उमर जहाँ की ड्रग्स ओवरलोड्स की वजह से मौत हो गई थी। उधर हिंदुस्तान में उनकी जायदाद पर दूसरों का कब्जा बढ़ रहा था, बंटवारे हो रहे थे। उधर मुकर्रम ऑस्ट्रेलिया में कई मिलियन डॉलर की जायदाद खरीद रहे थे। इसमें पानी का जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोजर, लैंड माइन ढूंढने वाली मशीनें और एक सोने की माइन भी शामिल थे।
ان کے بایوگرافر جان زبریسکی کے مطابق خرچوں کی بڑھتی فہرست کی وجہ سے مکرم جہاں نے بیش قیمتی ہیرے جواہرات سوئٹزرلینڈ لا کر بیچ بھی دی، جس سے دنیا بھر میں اپنے ملازمین اور مہنگے ہوٹلوں کے خرچے پورے ہو سکے۔ لیکن آسٹریلیا میں ان کے خرچے 2 گنا 3 گنا ہو رہے تھے اور لوگوں نے ان کے پیسوں کے ساتھ ہیرا پھیری شروع کر دی تھی۔ ادھر کی زندگی قرض داروں سے بچنے کے قواعد اور ہندوستانی حکومت کی جانب سے نظام ٹرسٹ کی جیولری، بیش قیمتی سامانوں کو فورن میں آکشن کرنے پر روک سے مکرم جاہ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ 1996 آتے آتے انہیں آسٹریلیا اور یورپ کی جائیداد گروی رکھنی پڑی اور پھر بیچنی پڑی، جس سے قرضے ادا کیے جا سکے۔ ان کے پانی کے جہاز کو ضبط کر لیا گیا اور ان کی کاروں اور بلڈوزروں کو نیلام کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کے دی ویسٹرن میل نیوز پیپر نے خبر پبلش کی تھی کہ شاہ، جس نام سے انہیں وہاں لوگ بلاتے تھے، ان کے ملازمین نے غلط طریقے سے پیسے خرچ کیے اور دھوکہ دہی بھی کی ہے۔ ان کے بچوں کی کسٹڈی پر بھی شاہ بیک فوٹ پر ہیں اور انہیں بھاری ہرجانہ دینا ہوگا۔ اسی سال ایک جمعہ کے دن نظام مکرم جاہ نے آسٹریلیائی شہر پرتھ میں اپنی سیکریٹری سے کہا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر وہ آسٹریلیا میں نظر نہیں آئے۔ اپنے خلاف درج ہونے والے کیسز پر کارروائی کے ڈر سے وہ ترکی چلے گئے اور باقی کی عمر وہیں گزاری۔ ہاں، اس دوران ان کی 2 اور شادیاں ہوئیں جو طویل عرصے تک نہیں چل پائیں۔ انڈین گورنمنٹ نے سال 2002 یعنی 2002 میں انہیں نظام ٹرسٹ سے سرکاری خزانے میں لیے گئے جیولری کے لیے $22 ملین ضرور دیے، لیکن یہ قیمت بازار کی قیمت سے 1/4 سے بھی کم بتائی گئی تھی۔ اس سال یعنی 2023 کی شروعات میں ان کے انتقال کے بعد مکرم جاہ کے جسد خاکی کو حیدرآباد لا کر پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اس سے پہلے آخری مرتبہ وہ 2012 میں حیدرآباد آئے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ ریاست حیدرآباد دکن کے 8ویں نظام کے ساتھ ساتھ 7ویں نظام میر عثمان علی خان کے بارے میں حیرت انگیز حقائق پر مبنی ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔